Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो, पहली इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हम लोग अब इस वाले सेशन को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज से कुछ महीने पहले मैं इस वाले सेशन को शाम के समय पर रेगुलर बेसिस पर लेकर आया करता था, बट पिछले कुछ समय पर ढेर सारे इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये वाला वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया था और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो को मिस कर रहे थे। कौन कौन मिस कर रहा था नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। तो हम लोग अब से रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। शाम को 8:30 बजे आपको ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा। तो आपका एक सवाल होगा कि सर इस एनालिसिस वाले वीडियो में हम लोग कवर क्या करेंगे? द हिंदू का वीडियो तो ऑलरेडी मॉर्निंग में आता है, तो वहाँ पे सारे करंट अफेयर कवर नहीं होते हैं क्या? तो इसी से रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। पिछले कुछ समय पर हम लोग द हिंदू का वीडियो रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, वो तो वीडियो रेगुलर आ ही रहा है। साथ ही साथ में आपको पता होगा करंट अफेयर केवल द हिंदू से कवर करना एक बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि द हिंदू के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे बाकी सारे एग्जामिनेशन भी हो। तो बाकी सारे सोर्सेस मिस हो जाते हैं। मॉर्निंग में द हिंदू में कंप्लीट तरीके से कवर करता हूँ और एक बेस्ट तरीके से कवर करता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। मतलब द हिंदू से तो टेंशन आपकी पूरी तरह से खत्म है। आप वो वीडियो देख रहे हो, मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर कंप्लीट तरीके से कवर कर रहे हो। बट आप ध्यान से सुनना, ये शाम वाला वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पहले जब ये वीडियो शाम का बनाता था तो इसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल, बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है, कोचिंग मटेरियल है, वो सब इंक्लूड करके इस वाले वीडियो को बनाया करता था। बट अभी यहाँ पर इसको हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन एक कोशिश बीच में ये करी थी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि द हिंदू और ये जो शाम वाला करंट अफेयर का वीडियो है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही बार में डिस्कस किया जाए, चाहे वो 2 घंटे का ही क्यों ना हो जाए सेशन। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ढेर सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सुबह वाला वीडियो वो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो फिर यहाँ पर एक ट्राई कर लेते हैं। लेकिन वो जो कोशिश है ना, वो असफल हो गई। वहाँ पे बहुत कोशिश मैंने करी थी पूरी तरह से कि बाकी सारे आर्टिकल्स को इंक्लूड किया जाए, तो आप सोच रहे होंगे असफल क्यों हो गई? वो वीडियो बेसिकली 2 घंटे से ऊपर पहुंच रहा था। तो कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम मुझे भी नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ 2 घंटे का वीडियो। जब मैं यहाँ पे मैराथन सेशन कर सकता हूँ, 4 घंटे प्लस का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो रोजाना बेसिस पर 2 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि कभी कभी द हिंदू का वीडियो, और कभी कभी क्या मतलब ज़्यादातर दिन आप देखोगे द हिंदू के ही बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, और वो समय लगभग हो जाता है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, तो इतना समय लग जाता है। तो शाम वाले वीडियो को 1 घंटे का इसको अलग से ऐड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसी में इंक्लूड करना। तो वो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और लेंदी होने में भी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जब अपलोड करोगे ना, तो यूट्यूब जितना लेंदी वीडियो होता है उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग लेता है, बहुत प्रोसेसिंग लेता है। मतलब घंटों घंटों वेट करना पड़ता है वीडियो अपलोड होने में। तो वो इश्यूज़ आ रहे थे, तो सोचा कि चलो पहले की तरह हम लोग वीडियोस को सेपरेट कर देते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वो सब मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि सर ढेर सारा कंटेंट हमारा छूट रहा है। भले ही द हिंदू पूरी तरह से कवर हो रहा हो, लेकिन कुछ सोर्सेस हमारे रह जा रहे हैं। वो बात बिल्कुल उनकी सही भी है ना? तो वो जो सारे सोर्सेज हैं, बस मेरे लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालना। सुबह का वीडियो आपका 1 घंटे का लगभग रहेगा जैसा डेली बेसिस पर रह रहा है ना? उसके बाद यहाँ पे शाम में आप थोड़ा सा 1 घंटे का समय और निकाल लेना। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, आज का सेशन आपको देख के लगेगा कि हाँ यार कि क्या ही सेशन था, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अब ये जो वीडियो चलेगा, इसमें मैं डेली बेसिस पर आपसे 8-10 शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसी शॉर्ट न्यूज़ होती हैं जो स्किप कर देते हैं हम लोग और प्रीलिम्स में सवाल बन जाते हैं या वनडे एग्जामिनेशन में सवाल बन जाते हैं। तो उन सारे शॉर्ट न्यूज़ को तो कवर करूंगा, उसके साथ इंपॉर्टेंट डेज, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री के आर्टिकल्स, इकोनॉमी के न्यूज़ आर्टिकल्स, साइंस एंड टेक, पर्सन न्यूज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है इस वीडियो का, वो है लॉन्ग न्यूज़ आर्टिकल्स। जैसे ही हम लोग अपने शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स को ख़त्म करेंगे ना, उसके बाद हम लोग फटाक से लॉन्ग न्यूज़ पर आएंगे। डिटेल्ड वाली न्यूज़ भी मैं डिस्कस करूँगा। अगर मान लो कोई अच्छा एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का या फिर किसी दूसरे न्यूज़पेपर का, और वो उसमें पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो भी मैं इंक्लूड करूँगा। आपको ओपिनियन बेस्ड चीज़ें भी मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली करंट अफेयर का ये कंप्लीट पैकेज रहने वाला है, जो कि डेली बेसिस पर चलेगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी।
लास्ट बात यहाँ पर यह है कि हो सकता है आज वीडियो में साउंड थोड़ा सा लो आ रहा हो, आज मैनेज कर लेना इसको, कल परसों में इसको ठीक कर दिया जाएगा। जैसा हमारा द हिंदू के वीडियो में साउंड आता है वैसे ही साउंड आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर मिला करेगा। चलो फिर शुभारंभ करते हैं। काफ़ी बातें हो गई लेकिन ये बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको यहाँ पे प्रेस कर देना। एक सपोर्ट की आवश्यकता आज डेफिनेटली रहने वाली है। शाम में 8:30 बजे रेडी रहना। और एक बात और ये है कि जो भी ये आप आर्टिकल कवर करोगे, जो आज आप लोग 8-10 आर्टिकल्स पढ़ोगे ना, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उसको लगाना मत भूलना। वो एमसीक्यूज़ आप कैसे लगाओगे, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बात मैं आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में बताऊंगा। वहाँ पे भी आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। जो सीरियस लोग होंगे वो दोनों वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो प्लीज़ यहाँ पर दोनों वीडियोस को अच्छे से फॉलो करना। डेफिनेटली आपको फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कंटेंट मिलने वाला है। चलो आते हैं शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर। पहली शॉर्ट न्यूज़ आती है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में। कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं जो कि पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में थे, उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे, आपको सिलेबस भी सारा देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, इसको समझते हैं। तो रिटायर्ड पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और उनका नाम है अरुण गोयल। तो अरुण गोयल को रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस सौंपा गया है, इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में आया। तो जैसे अगर हम लोग बात करें वनडे एग्जामिनेशन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो वनडे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर अरुण गोयल ये नाम ध्यान रखना। लेकिन जब आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी या एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो वहाँ पर आपको इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट क्या है, कैसे इनको अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको डायरेक्टली उसके ऊपर लेकर चलता हूँ। तो ये तो आपने यहाँ पे करंट न्यूज़ पढ़ लिया। करंट न्यूज़ क्या है, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये आती है कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट आखिरकार होता कैसे है। सबसे पहली चीज़ देखो, जो भी यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अच्छा एक बात और, जो ये इलेक्शन कमिश्नर होते हैं कहाँ पे होते हैं, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग भारत निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, ये वो बॉडी है जो कि हमारे भारत भर में जो इलेक्शंस होती है, चुनाव होते हैं, उसको कंडक्ट करवाने का काम करती है। अब इस बॉडी के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर भी होगा, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं और साथ ही साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। तो ये दोनों ही जो पोस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बॉडी के अंदर। तो वही हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। देखो, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो हमारे राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास में है। ये बात कहीं लिखी है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे संविधान में आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के अंदर ये बात मेंशन है कि पावर टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में आ जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 है ना, ये यहाँ पर सारा काम छोड़ देता है पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट से संबंधित जो भी इश्यूज़ होते हैं ना, उसको लेकर लॉ बनाता है। पार्लियामेंट के पास यहाँ पे सारी पावर मिल जाती है आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के तहत कि वो यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट से संबंधित इश्यूज़ के ऊपर कानून को बना सके। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉ है ही नहीं, अब यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई कानून है नहीं, तो यहाँ पे कौन अपॉइंटमेंट करेगा? तो जब पार्लियामेंट लॉ होगा नहीं ना, तो उसके एब्सेंस में जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा हमारी सरकार के थ्रू, डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेगी, बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना कोई बातचीत के। यहाँ पे कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट सरकार यहाँ पे अपॉइंट कर सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं टेन्योर की, यानी कि कितने समय का कार्यकाल होता है। तो जो कमिश्नर्स होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है 6 साल के लिए। जो टेन्योर कमिश्नर का है वो टेन्योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी है, ठीक है ना। तो ये जो कमिश्नर्स होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, इनको 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। 6 साल का टाइम पीरियड होता है, या फिर इसमें एक मैक्सिमम एज दे रखी है, वो है 65 ईयर्स की। अब इन दोनों में से जो भी इलेक्शन कमिश्नर का पूरा हो जाए, सपोज यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को 6 साल मतलब अपॉइंट किया गया, उसके 6 साल पूरे हो गए, या फिर यहाँ पर वो 65 साल का पूरा हो गया है, तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों आप कह सकते हो कि एक टेन्योर की कैटेगरी के अंदर रखा गया है कि 6 साल का टाइम पीरियड, या तो वो व्यक्ति 6 साल तक सर्व कर सकता है, या फिर उसकी जो हाईएस्ट एज है वो 65 साल तक होगी, तब तक वो सर्व कर सकता है। 65 साल से ऊपर का होगा तो वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। टेन्योर आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की, आखिरकार क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनना है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी ऐसी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे बोला गया कि मान लो कोई एक सीनियर
सीनियर सिविल सर्वेंट हो गया, या फिर हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक का कोई ऑफिसर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सेक्रेटरी हो गया, या उसके ही समान कोई और रैंक हो गई उसका कोई ऑफिसर हो गया, उन्हीं लोगों को हम लोग यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो, ऑप्शन के अंदर आपसे पुट करके सवाल बन सकता है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर हमारा पहला शॉर्ट न्यूज़ था, मतलब एक डायरेक्टली टू द पॉइंट मैंने बात करने की यहाँ पर कोशिश की है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। जो सेकंड शॉर्ट न्यूज़ है वो है वर्ल्ड फिशरीज डे से संबंधित, बहुत रेलिवेंट आर्टिकल है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है, तो आपको रेड कलर में जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये हमारी खबर है, ये न्यूज़ है। हुआ यह है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर में आता है। तो अभी हुआ क्या कि इस डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी को लेकर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ है, नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड है, इन सब ने मिलकर साथ में कोलैबोरेट कर वर्ल्ड फिशरीज़ डे को सेलिब्रेट किया है। तो मतलब ये जो वर्ल्ड फिशरीज़ डे है ना, ये हाल ही में दमन के अंदर सेलिब्रेट करा गया, इसको मनाया गया। ठीक है ना। अब ये कब मनाया गया था, तो 21 नवंबर को इसको हम लोग मनाते हैं हर साल। ये तारीख ध्यान रख सकते हो वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। अब होता यहाँ पर यह है कि जो वर्ल्ड फिशरीज़ डे है, इसको मनाना हमने शुरू किया था 1997 में, जब वर्ल्ड फोरम फॉर फिश हार्वेस्टर एंड फिश वर्कर्स यहाँ पर इस प्रकार की एक मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर में। और वहाँ पे जब ये मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ था, लगभग 18 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। उसके बेसिस पर ही हम लोगों ने वर्ल्ड फिशरीज़ डे मंच को बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने वर्ल्ड फिशरीज़ डे का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट कर दिया था। तो आप कह सकते हो 1997 से ही हम लोग वर्ल्ड फिशरीज़ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं हर साल 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को हर साल। अच्छा, इसको हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं हर साल 21 नवंबर को, तो इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है? देखो, इस इवेंट का मकसद है कि हम लोग जागरूकता फैला सकें। और पहली बात, जो ओवर फिशिंग हो रही है आज के समय पर, हो क्या रहा है ना कि जो मछली है वो एक हद से ज़्यादा पकड़ी जा रही है। तो इससे यहाँ पर जो रिसोर्सेस है, खासकर मछलियों की कमी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है वाटर के अंदर में, जिससे यहाँ पर जहाँ मछलियाँ रह रही हैं वो जो हैबिटेट है वो बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा खतरा पहुँच रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इन बेसिक ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर यहाँ पर अटेंशन देने का काम करता है ये वाला इवेंट। ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम करता है ये वाला इवेंट। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो रहा होगा कि वर्ल्ड फिशरीज़ डे क्या है और किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो यह है कि जब भी आप लोग फिशरीज सेक्टर के बारे में पढ़ते हो ना, तो इस फिशरी सेक्टर से संबंधित एक योजना हमेशा आपको याद होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपसे प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि पिछले कुछ समय पर यह लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कीम को लेकर हर साल कहीं ना कहीं सवाल बन जाते हैं। तो ये जो योजना है ना, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। इस स्कीम का पर्पज़ है कि हमारा जो फिशरीज सेक्टर है इसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए, और खासकर जो हमारे फिश फार्मर्स हैं, यानी कि जो मछली को पकड़ रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, उससे यहाँ पे उनकी कमाई चल रही है, पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है, उनकी जो आय है, उसको डबल करने का हमारा पर्पज़ है इस योजना के तहत। और ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका जो अनाउंसमेंट है बेसिकली यहाँ पर, मतलब कि इसको अनाउंस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान का यहाँ पर इसका एक हिस्सा बताया गया इसको मई 2020 के अंदर। ये जो स्कीम है ना, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब एक बहुत बड़ी स्कीम है जो कि अपने अंडर में और भी ढेर सारी स्कीम्स को कवर करती है। जैसे बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, या फिर हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए जो कि फिशरी सेक्टर के अंदर किए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें ना इसी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर में आती है। इस स्कीम का टारगेट यह है कि हम अपने देश में फ़िश का प्रोडक्शन बढ़ा सकें, यानी कि मछली का जो उत्पादन हो रहा है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। 70 लाख टन से यहाँ पर इसको हम लोग बढ़ा सकें। और इससे क्या होगा, जब मछली का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे हम लोग इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा अर्निंग होगी, पैसा हम लोग कमा पाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन कर जो एक्सपोर्ट अर्निंग है ना, वो 2024-25 तक 1 लाख करोड़ तक पहुँचाने का हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट रखा है इस पर्टिकुलर योजना के तहत। ये बात क्लियर हो गई। चलो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगले न्यूज़ आर्टिकल में फिल्म बाजार के बारे में चर्चा हो रही है। तो आप कहोगे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को ओपन करना, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उस किताब को देखना। आपका जो फिल्म थिएटर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो फिल्म बाजार करके एक टॉपिक न्यूज़ में था, आओ थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि देखो एक सबसे बड़ा साउथ एशियन फिल्म मार्केट जिसको हम लोग फिल्म बाज़ार बोल रहे हैं, फिल्म बाज़ार को हाल ही में लॉन्च किया गया, लॉन्च नहीं कह सकते, इसका उद्घाटन किया गया। जो फिल्म बाज़ार है ना, इसका हाल ही में उद्घाटन किसने किया था, हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। ये आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से यहाँ पर ये उद्घाटन किया जा रहा है फिल्म बाज़ार 2022 का, ठीक है ना। नाउ ये जो इनिशिएटिव है ना, ये पूरी तरह से रखा गया था जैसे ही हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, उसी के साइड में यहाँ पर ये फिल्म बाज़ार का उद्घाटन भी हो जाता है। अब देखो ये जो फिल्म बाज़ार है, इसको किसने क्रिएट किया है, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है, इस पूरे इवेंट को क्रिएट और ऑर्गेनाइज करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है NFDC के पास में, दैट इज़ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास में, ठीक है ना। इस इवेंट को स्टार्ट किया गया था 2007 में, तब से यहाँ पर इस इवेंट को हम लोग यहाँ पर हर साल इसको सेलिब्रेशन किया जाता है। हर साल इसका यहाँ पर एक नया नया एडिशन आता है। यहाँ पर देखो जो नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है वो होता है, यानी कि बाहर के विदेश के भी ढेर सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे कंट्री के भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो जगह है ना, जो मार्केट है, ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पर जो फिल्म बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं। दुनिया भर के जो फिल्म बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो फिल्म को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सभी लोग आपस में मिलते हैं इस पूरे के पूरे इवेंट के दौरान। तो फिल्म बाज़ार आप समझ गए होंगे, एक बाज़ार की कैटेगरी में ही है जहाँ पर खरीदी बिक्री हो रही है, सारे बायर सेलर्स आपस में मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ आप लोग इस प्रकार से सोच सकते हो। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि इस फिल्म बाज़ार को क्रिएट और ऑर्गेनाइज कौन करता है, इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग NFDC बोलते हैं। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है, देखो एक बॉडी है जो कि मुंबई के अंदर है। इसको 1975 में बनाया गया था। इसका काम यहाँ पर यह है कि इंडियन सिनेमा की हाई क्वालिटी को, मतलब इंडियन सिनेमा की जो क्वालिटी है ना, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने का ये काम करता है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपसे पूछा जा सकता है ये जो NFDC बॉडी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो यहाँ पर ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो हमारी सरकार के अंडर में आती है, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये वाली बॉडी आती है। तो कोई भी सवाल बनेगा आराम से आप यहाँ पर अब सॉल्व कर पाओगे। तो एक छोटा सा आर्टिकल हम छोड़ देते, बट मैंने जैसा बोला कि हर एक आर्टिकल को कवर करने की कोशिश रहेगी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है कोस्ट गार्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल के बारे में। तो ये इस आर्टिकल को आप GS पेपर नंबर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लिंक कर पाओगे। कोस्ट गार्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, तट वाला जो इलाका होता है, वहाँ पर जो भी मान लो पोल्यूशन हो गया, जो भी प्रदूषण हो गया ना, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ वेसल्स, कुछ जहाज़ को अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसको लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो ये न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली यहाँ पर 2 कोस्ट गार्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, इस प्रकार से 2 जहाज़ों को लॉन्च किया है। एक का नाम है GSL यार्ड 1267 और एक का नाम है GSL यार्ड 1268। ये लॉन्च करे गए गोवा शिपयार्ड पर। नाउ ये जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स होते हैं, यानी कि जो ये प्रदूषण को रोकने के लिए जहाज़ को बनाया गया है, इनके अंदर अलग अलग एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये मैरीन पोल्यूशन को, यानी कि समुद्र के अंदर जो प्रदूषण है उसको रोकने का काम करता है। ये जो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं, इनके अंदर आप देखोगे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होने वाली है ना। उसके बाद में यहाँ पर एक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होने वाला है, सेंसर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर डाली जाएंगी ताकि ये हमारे जो भी पोल्यूशन हो रहा है मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर, खासकर समुद्र वाले इलाके में, उस पोल्यूशन को ये कंट्रोल कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये होने वाली है कि ज़्यादातर ऑयल स्पिल के केसेस देखने को मिलते हैं। उन ऑयल स्पिल्स के केसेस को भी ये बहुत आराम से टैकल करेगा, वहाँ पे आप कह सकते हो समुद्र वाले इलाके को बचाएगा। अब ऑयल स्पिल का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो ऑयल स्पिल का मतलब है, देखो कभी कभी बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। उस इंसिडेंट के अंदर में जहाज़ कभी यहाँ पे मान लो अटक गया या टूट गया या कुछ और इश्यूज़ हो गए, जिसकी वजह से जहाज़ का जो फ्यूल है, जो तेल है, वो पूरी तरह से समुद्र के अंदर फैल जाता है। या फिर एक जहाज़ बहुत सारा तेल लेकर जा रहा था, कोई यहाँ पर एक्सीडेंटल सिचुएशन हुई जिसकी वजह से यहाँ पर जो तेल है वो पूरी तरह से यहाँ पर पानी के अंदर फैल गया, तो ये बहुत सारे जानवर को मार देता है, बहुत बुरे हालात ये मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट कर देता है। तो इस वाली परेशानी से भी यहाँ पर निपटने का काम करेंगे ये हमारे जहाज़, आप ऐसा कह सकते हो, वो दोनों जहाज़ जिनके नाम मैंने आपको बताए थे। अब इन वेसल्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जाएंगी, जैसे कि लेटेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, 2 फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म्स लगाए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, जो ऑयल स्पिल वाली सिचुएशन होगी उसको यहाँ पे रोकने के में काम मदद करेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया। उसके बाद में
इस वेसल को यहाँ पर इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जैसे मान लो एक बड़ी घटना हो जाए ऑयल स्पिल वाली, उसको रोकने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल स्पिल है ना, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जब भी इस प्रकार का इशू आता है। फिर उसके बाद में जो ये वेसल है इसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, यानी कि जैसे मान लो कहीं आग लग गई है तो उससे लड़ने के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम्स वगैरह हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये है कोस्ट गार्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल की कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वेसल तैयार किए जा रहे हैं, इनको पूरी तरह से इनके ऊपर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगाए जाएंगे और जो इक्विपमेंट्स होंगे वो हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। अब आप इस आर्टिकल का यूज़ कैसे कर सकते हो, इसको आप एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि आपका जीएस पेपर नंबर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आता है कि कोई डिज़ास्टर हो गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। ये वेसल्स तैयार किए जा रहे हैं और फिर उसके बाद में इनमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट न्यूज़ है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में होता है, इसको अच्छे से पढ़ लिया करो। हर साल एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहा है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। तो कहानी क्या है इसको समझते हैं। न्यूज़ क्या है पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो राजस्थान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो उनका वन विभाग है, हुआ क्या है, इन्होंने यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कर दी अपने खुद के राज्य के दूसरी जो गवर्नमेंट बॉडी है उसके खिलाफ। दूसरी बॉडी कौन सी है, वो है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो मतलब राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ एक एफआईआर यहाँ पर लॉन्च कर दी है। क्यों? क्योंकि जो ये टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसने एक गलती करी वो ये थी कि जो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक पार्टी को अलाउ कर दिया। जैसे यहाँ पर सूरज ढला उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने एक पार्टी को अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी के खिलाफ यहाँ पर एक एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। तो ये तो हमारी न्यूज़ थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है, जिस वजह से नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी न्यूज़ में आया। तो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, बट इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में आ चुका है। तो क्या है कहानी, आपको इसके बारे में डिटेलिंग्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये लगभग जयपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको स्थित देखने को मिलेगी। ये जो सेंचुरी है इसका जो नाम है नाहरगढ़, ये नाहर कैसे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये नाहर विलेज के अंडर में आता है ना। तो नाहर विलेज या फिर इसको हम नाहर विलेज भी बोलते हैं, इसके अंडर में आता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह हम लोग जानते हैं। ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, 720 हेक्टेयर के एरिया में आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा। अरावली रेंज के अंडर में ये सिचुएटेड है। ये एक ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर ढेर सारी बर्ड्स की यानी बहुत सारी एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि 285 जो प्रजाति हैं वो चिड़ियाँ यानी बर्ड्स की पाई जाती हैं। एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, स्लॉथ बियर, हाइना, पैंथर, डियर, क्रोकोडाइल्स, इस प्रकार के ढेर सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क NBP, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है लायन सफारीज़ के लिए, ठीक है ना। लायन को देखने के लिए यहाँ पर बहुत से लोग घूमने जाते हैं और आज के समय पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग सेंटर बन चुका है लायंस का। यहाँ पर बहुत आराम से लायंस के बीच में ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। जब हम लोग बात करते हैं नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इसी नाम से रिलेटेड एक फॉल्ट की भी चर्चा की जाती है, जिसको हम लोग नाहरगढ़ फॉल्ट बोलते हैं। नाहरगढ़ फॉल्ट मतलब एक किले के बारे में चर्चा की जा रही है। वो किला आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये जो नाहरगढ़ फॉर्ट है ना, ये भी आपको वहीं देखने को मिलेगा। इस किले को बनाया गया है महाराजा सवाई जय सिंह 2 के थ्रू। तो यहाँ पे क्या था, ये जो किला है ये बहुत ही एक अच्छी खूबसूरत लोकेशन पर स्थित है। यानी कि आप इस किले पर जाओगे ना तो यहाँ से आप पूरे पिंक सिटी यानी कि इस पूरे जयपुर का जो व्यू है बहुत सुंदर तरीके से ले सकते हो। ये यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। अगली एक और शॉर्ट न्यूज़ है, वो है बैलिस्टिक शील्ड्स को लेकर। ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अब बैलिस्टिक शील्ड का टॉपिक आपके लिए जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर अपने पास में इंक्लूड करके रख सकते हो। तो न्यूज़ क्या है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो इंडियन आर्मी है ना, इन्होंने रिसेंटली 2 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स यहाँ पर इशू करे हैं। क्या मतलब, जो हमारी इंडियन आर्मी है ना, इन्होंने हाल ही में लगभग 7000 बॉडी वॉर्न कैमरा सिस्टम खरीदने की बात करी है ना। यानी कि शरीर में वो मतलब जो अपनी जो भी पोशाक वगैरह पहनेंगे है ना, उस पर यहाँ पर कैमरा लगा सकें, वो कैमरा बॉडी वॉर्न कैमरा सिस्टम को परचेज़ कर रही है हमारी इंडियन आर्मी। और इसके साथ साथ यहाँ पे
लगभग 1612 बैलिस्टिक शील्ड्स को परचेज किया जा रहा है। बैलिस्टिक शील्ड्स की बात करता हूं तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये शील्ड दिख रही होगी, जो कि यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। तो अब यहाँ पर 7000 कैमरा सिस्टम और 1612 बैलिस्टिक शील्ड्स को परचेज करने के बारे में चर्चा की जा रही है। इसको हमारी इंडियन आर्मी परचेज कर रही है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंडर में। और कैसे परचेज किया जा रहा है? फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के थ्रू। तो बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्या है, फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट क्या है जिसके तहत परचेज किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो हुआ क्या है कि जो ये बैलिस्टिक शील्ड्स आपको दिख रही हैं ना, ये जो बैलिस्टिक शील्ड्स परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। बोला यह गया है कि जो भी यहाँ पर शील्ड्स परचेज करी जाएंगी, इन शील्ड के अंदर हमारे भारत का ही काफ़ी सारा कंटेंट इस्तेमाल होना चाहिए। मिनिमम 50% हमारे खुद का इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो भी इस शील्ड को बनाएगा, उसको 60 महीने की वारंटी भी देनी होगी इस बैलिस्टिक शील्ड के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हार्नेस है, जो कवच है, उसके लिए 24 महीने की वारंटी देनी होगी। और जो यहाँ पर जो शील्ड होने वाला है ना, ये इसकी 5 साल तक की यहाँ पर एक सर्विस लाइफ होनी चाहिए, ये बात बताई गई है। जो ये शील्ड होगा, इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। उसकी हाइट वगैरह बताई गई कि इतनी हाइट, इतनी ऊंचाई, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका वेट बताया गया, इसका जो वेट है शील्ड का, वो 20 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ताकि इसको आराम से होल्ड किया जा सके। तो ये बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं हमारी इंडियन आर्मी की साइड से। तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर इस प्रपोजल को रखा है, ये चीज़ें यहाँ पर परचेज़ करने के लिए बताई हैं। कैसे परचेज़ की जाएंगी वो मैंने आपको समझाया। यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो, जो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर है ना, ये दी गई थी हमारी आर्म फोर्सेस को। हमारी आर्म फोर्सेस को ये पावर दी गई थी। किसने दी थी? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दी थी। कब दी थी? पिछले कुछ 3 ओकेजन्स में। पिछले 3 बड़े बड़े यहाँ पर समय आए हैं, जैसे कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था 2019 में, उसके बाद में यहाँ पर 2020 का स्टैंड ऑफ हो गया चाइना के साथ में। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स थे, उस समय पर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको ढेर सारी पावर्स की आवश्यकता थी। तो उनको यहाँ पर ये इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर इस समय पर दी गई थी। तो इस पावर्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर कर अभी क्या किया जा रहा है, ये हमारी इंडियन आर्मी इस प्रकार के सामान को परचेज़ कर रही है। मैंने आपको इसके बारे में बताया। परचेज़ को लेकर एक प्रपोजल यहाँ पर जारी कर दिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सामान परचेज़ किया जा रहा है वो FTP रूट के अंडर में परचेज़ किया जा रहा है। अब ये FTP क्या है? ये है फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट, है ना। इसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो FTP रूट के अंदर क्या होगा, जो भी हमारी फोर्सेस होंगी वो हमारे वेपन सिस्टम को परचेज़ कर सकती हैं। हमारी आर्म फोर्सेस क्या कर सकती हैं? हथियार को परचेज़ कर सकती हैं। कितने रुपए तक के? अप टू 300 करोड़। ये बात यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। 300 करोड़ तक के हथियार को परचेज़ करने की पावर आ जाती है इस FTP रूट के तहत हमारी फोर्सेस के पास में। लेकिन इनको परचेज़ किया जाता है एक अर्जेंट के बेसिस पर, इमरजेंसी बेसिस पर इनको परचेज़ करने की बात की जाती है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे कुछ पैसा हमने, आप कह सकते हो खर्चा भी है काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करने के लिए, और अभी यहाँ पर कुछ और भी खर्चा जा रहा है अलग अलग इक्विपमेंट्स को परचेज़ करने के लिए। वो बात आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितनी कहानी मैंने आपको बताई, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। FTP रूट क्या है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्या है, बैलिस्टिक शील्ड्स क्या है, ये हमने डिस्कशन किया। चलो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल, अब यहाँ से आपके लॉन्ग न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस हैं। जो हेडिंग है ना, वो यहाँ पे ग्रीन कलर की हो गई है। तो ग्रीन कलर का मतलब है सारे के सारे अब यहाँ से लॉन्ग न्यूज़ आर्टिकल होंगे। डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 1 लॉन्ग न्यूज़ आर्टिकल जो है हमारा लॉन्ग इंपॉर्टेंट न्यूज़, वो है इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में, यानी एक अतुल्य इंडिया टू बी बैक टू वुड टूरिस्ट। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इस आर्टिकल को वैसे GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग लिंक कर पाओगे। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सरकार ने अभी क्या किया, रिसेंटली फाइनलाइज किया इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023 एक कैंपेन चलाया। यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि साल 2023 के अंदर जो भी टूरिज़्म के अंदर हमारा लॉस हुआ है, मतलब टूरिज़्म के अंदर जो लॉस हमारा 2020 में हो चुका है, उसको हम रिकवर कर सकें। कहोगे अभी भी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। बात यहाँ पर यह है एग्जैक्टली कि जो हमारा टूरिज़्म सेक्टर है वो कोविड के समय पर बुरी तरह से हिट हुआ। कोरोना के समय पर टूरिज़्म सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन वगैरह लगा, दुनिया भर के अंदर सारे इश्यूज़ हो रहे थे, तो लोग इधर उधर घूमने जा नहीं रहे थे, तो टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह से पिट चुका था, है ना। तो अब क्या है कि धीरे धीरे वो रिवाइव हो रहा है। हम लोग चाहते हैं उसको बहुत तेज़ी से रिवाइव कर सकें। इसके लिए इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023 करके एक कैंपेन चलाया गया है।
इसकी यहाँ पर टैगलाइन जो है ना वो ये है, रिवाइव इंटरनेशनल टूरिज्म पोस्ट कोविड। मतलब यहाँ पर हमारा फोकस ये है कि हम लोग क्या कर सकें, जो कोरोना के बाद जो वाला जो समय है, ऑब्वियस सी बात है कोरोना खत्म हो चुका है, तो हम इस समय की बात कर रहे हैं, यानी इस समय पर हम लोग क्या कर सकें, अपना जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको वापस से रिवाइव कर सकें, जो हमारा टूरिज्म में लॉस हुआ है उसको हम लोग रिकवर कर सकें। क्योंकि अभी आपको पता होगा जो G20 प्रेसिडेंसी है ना, ये भी भारत के हाथ में आ चुकी है, और भी बहुत सारे इवेंट्स भारत के हाथ में आ चुके हैं। तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो आज सेंटर वाली कंट्री इस समय पर देखने को मिलेगा 2023 में। 2023 में एक इंटरनेशनल अराइवल वाला देश देखने को मिलेगा। दुनिया भर के बहुत सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे भारत आएंगे 2023 में। तो अच्छा समय है कि हम लोग यहाँ पे अपने टूरिज़्म को भी प्रमोट करें, ताकि टूरिज़्म के तहत हम लोग ढेर सारा पैसा कमा लें। क्योंकि कोविड से पहले भी आप देखोगे ना तो टूरिज़्म हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोविड के समय पर ये टूरिज़्म बेकार हो गया। नाउ अब फोकस है 2023 के अंदर इसको वापस से जीवित किया जाए। तो ये यहाँ पर आपका न्यूज़ देखने को मिलेगा। अब इस आर्टिकल में क्या क्या कवर करेंगे, इनक्रेडिबल इंडिया करके जो कैंपेन है ये क्या है, और इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, अच्छा कैंपेन का नाम ये टैगलाइन नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया करके यहाँ पर आपको एक कैंपेन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन है। ये एक ऐसा कैंपेन है जहाँ पे हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, भारत के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कैंपेन को बेसिकली लॉन्च किया गया था हमारी सरकार के थ्रू साल 2002 के अंदर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया को यहाँ पर एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाया जाए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के थ्रू, यानी कि जो भी अमेरिका के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, एशिया के लोग हैं, वो सब यहाँ पर इंडिया आए घूमने के लिए। उनके लिए यहाँ पर एक डिज़ायरेबल एरिया को बनाया जाए जहाँ पे आराम से यहाँ पे वो विजिट करें, है ना। इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा इस इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का। साथ ही साथ में यहाँ पर इसका मेजर मकसद यहाँ पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को इंडिया की साइड में अट्रैक्ट किया जाए। ढेर सारे यहाँ पर जो फॉरेनर्स लोग हैं वो इंडिया आए घूमने के लिए, है ना, और कॉस्ट इफेक्टिव वे में यहाँ पर ट्रैवलिंग कर सके, ये हमारा पर्पज़ है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर आप देखो इस कैंपेन के अंदर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाया जाएगा। उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी होगी, यानी कि हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने पर किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, इस प्रकार से चीज़ों का भी यहाँ पर एक मार्केटिंग होने वाली है। मतलब हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीडिया भी होने वाला है, साथ ही साथ में ऑनलाइन मार्केटिंग भी होने वाली है, जिसके बेसिस पर हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर आएँ। अब इंडिया के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 75 सालों में आप देखोगे तो भारत जो है ना एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन चुका है टूरिज्म के अंदर। टूरिज्म में, स्पिरिचुअलिटी में, ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर, डाइवर्सिटी, इन सभी मामलों में टॉप पर आने वाला देश है। टूरिज्म सेक्टर की वजह से साल 2018 में आप देखोगे तो भारत ने 16.91 लाख करोड़ तक का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया था। मतलब भारत की जितनी जीडीपी थी उसका 9.2% कॉन्ट्रीब्यूशन टूरिज्म सेक्टर की साइड से आया था। आप इमेजिन कर सकते हो, तो इतना बड़ा सेक्टर ये हुआ करता था 2018 के अंदर। और उसी समय पर हुआ क्या था कि इतना तो कंट्रीब्यूशन दिया ही हमारे इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा इस सेक्टर के अंदर 42.67 मिलियंस के आसपास जो जॉब्स हैं वो देखने को मिलती थी। इतनी सारी जॉब यहाँ पर जनरेट करी गई थी, है ना। मतलब जितना भी हमारे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितना भी रोज़गार था, 8.1% रोज़गार इस टूरिज़्म सेक्टर से जनरेट हो रहा था। ये बात यहाँ पे बताई गई। उसके बाद यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि आप देखोगे कि 2019 में भी यही रहा। 2019 से भी बहुत अच्छा मामला चल रहा था, ढेर सारा पैसा हम लोगों ने कमाया, ढेर सारे जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो इंडिया आए घूमने के लिए। लेकिन जैसे ही मार्च 2020 स्टार्ट होता है ना, जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो यहाँ पर रुक जाती है कोविड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लग जाते हैं, तो इसकी वजह से सारी ट्रैवलिंग वगैरह के ऊपर पानी फिर जाता है। ऑब्वियस ही बात है, कहीं पर आना जाना अलाउड था ही नहीं। तो 2020 के अंदर आप देखोगे केवल और केवल 27 लाख फॉरेन टूरिस्ट ही आ पाए थे, और 2021 के अंदर ये और ज़्यादा कम हो गया, 15 लाख का ये नंबर बचा था। तो अब हमारा फोकस ये है कि हम लोग इस टूरिज़्म सेक्टर को वापस से एक बढ़ावा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया टूरिज़्म अट्रैक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इंडिया के पास में क्या क्या पावर्स हैं, कैसे टूरिज़्म सेक्टर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है, इसको डिस्कस किया जा रहा है। देखो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने के एंशियंट टाइम्स के हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, और बहुत आराम से आप उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बहुत पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल आपको देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, कई 100 साल पुराने टेम्पल्स आज के समय पर स्थित है, जिनकी खूबसूरती मतलब आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा है। तो उनको देखने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो वो बेसिकली एक पावर है भारत के लिए, भारत की टूरिज़्म सेक्टर के लिए। ढेर सारे लोग आते भी यहाँ पर उसको देखने के लिए, ठीक है ना।
उसके बाद में आप देखोगे आज के समय पर हमारी जो विलेजेस जो गांव हैं, वहाँ की जो उनकी रूरल इकोनॉमीज़ है वो अलग अलग आर्ट और क्राफ्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अलग अलग तरीके के उनके जो यहाँ पे पूर्वज हुआ करते थे वो उस प्रकार से पुराने ज़माने के आर्ट और क्राफ्ट का इस्तेमाल किया करते थे। उन आर्ट और क्राफ्ट का आज भी यूज़ किया जा रहा है, तो उनकी वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर आप कह सकते हो देखने का, उनको खरीदने का एक अलग से यहाँ पर आनंद आता है। देन आप यहाँ पर एक चीज़ और देखोगे, इंडिया के अंदर बात करें जो रूरल टूरिज्म है, जो गांव के अंदर आपको ये टूरिज्म देखने को मिलेगा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। गांव के अंदर टूरिज्म को और ज़्यादा तगड़ी तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा पुश करें तो ये भी यहाँ पर आपको टूरिज्म सेक्टर से संबंधित एक बात देखने को मिलती है। देन अब एक पॉइंट आता है स्टेप्स टेकन टू प्रोमोट टूरिज्म इन इंडिया। क्या क्या भारत ने कदम उठाए टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया है और हमें अभी इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना है ना। जैसे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे, जो टूरिज़्म है उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद में जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको बढ़ाना होगा, है ना। जहाँ पे भी लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। वहाँ की ब्रांडिंग, प्रमोशन, है ना, जो हमारा कल्चर है उसकी शोकेसिंग हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो हमारा संस्कृति है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। सरकार ने यहाँ पे प्लानिंग करी है कि हम लोग अगला वाला जो बजट सेशन होने वाला है ना 2023-24 का, उस बजट सेशन से पहले पहले एक नया नेशनल टूरिज़्म पॉलिसी को भी यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। ये सरकार की प्लानिंग है। तो एक ऐसी पॉलिसी आने वाली है जो कि टूरिज़्म के लिए पूरी तरह से ध्यान में रख के बनाई जाएगी। और हमारा टारगेट यहाँ पर यह है कि आने वाले समय पर हम ढेर सारा पैसा जो है ना वो टूरिज़्म सेक्टर से जनरेट कर सकें। इन शॉर्ट टर्म हम लोग चाहते हैं कि जो कोरोना से पहले सिचुएशन थी, टूरिज़्म से ढेर सारा पैसा बन रहा था, उसी चीज़ को हम लोग वापस से लेकर आएँ और वापस से इकोनॉमी के अंदर ढेर सारा रेवेन्यू हमारे टूरिज़्म सेक्टर से जनरेट हो। ये बेसिकली हमारा एक टारगेट है, ठीक है ना। साल 2030 तक हमारा टारगेट है कि टूरिज़्म से संबंधित जो भी गोल हैं, हमें यहाँ पर अपना जो जीडीपी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देना है। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो हमारा टारगेट है कि 2030 तक $250 बिलियन तक हम लोगों को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने हैं अपनी जीडीपी के अंदर टूरिज़्म सेक्टर से। 137 के आसपास जो मिलियन जॉब्स हैं वो यहाँ पर जनरेट करनी है। 56 मिलियन जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करना है इंडिया के अंदर में। ये कुछ टारगेट्स हमारे हैं। इससे हमारे पास में ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट होगा जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा। और इसके लिए काम किया जा रहा है, अलग अलग टूरिस्ट सर्किट्स को बनाया गया है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। आप देखोगे अम्बेडकर सर्किट को, अम्बेडकर सर्किट एक नया सर्किट है, यानी कि जो हमारे अम्बेडकर जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं आप वहाँ सभी जगह पर घूम पाओगे। एक ट्रेन होगी जिसमें आप टिकट कराओगे, बैठोगे और कुछ दिन का सफ़र होगा। वो ट्रेन आपको अम्बेडकर जी से रिलेटेड सारी प्लेसेस को घुमा देगी। ऐसे यहाँ पे राम जी से रिलेटेड सारी प्लेसेस को घुमाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग सर्किट को बनाया जा रहा है और इनको प्रमोट किया जा रहा है। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो भी चलाए जा रहे हैं स्वदेश देश दर्शन स्कीम के अंदर में। सॉरी, फिर से बोल देता हूँ, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत यहाँ पर ढेर सारे जो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिसेंटली स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 को भी लॉन्च कर दिया था। इसके तहत भी हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग इंडिया को एक टूरिज़्म के मामले में एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन को बनाएं। उसके बाद टूरिज़्म के अंदर एक और स्कीम आती है, वो है प्रसाद स्कीम। ध्यान रखना, प्रसाद स्कीम का मकसद है अगेन टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, है ना। जो लोकेशंस है वहाँ पर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, जैसे अमरावती श्री साइलम हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर, कामाख्या हो गया असम के अंदर, परशुराम कुंड हो गया लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पटना गया हो गया बिहार के अंदर। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोकेशंस हैं, उनको यहाँ पर और डेवलप करने का काम करता है प्रसाद स्कीम। फिर उसके बाद में ई टूरिस्ट वीज़ा फैसिलिटी एक और इनिशिएटिव देखने को मिलेगा जो कि टूरिज़्म को प्रमोट करने का काम कर रहा है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है किस चीज़ को लेकर, वो उनका काम यहाँ पर यह है कि जो वीज़ा रिजीम है, जो वीज़ा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में मिलकर काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, कि जो वीज़ा रिजीम होता है हमारे देश के अंदर उसको ईज़ कर दिया जाए, आराम से वीज़ा दिया जाए ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने आएँ और यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर और ज़्यादा प्रमोट हो। तो ओवरऑल पर्पज़ है कि हमें टूरिज़्म सेक्टर बढ़ावा देना है। साल 2023 के अंदर हमारे पास में पोटेंशियल है, हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वो बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई। क्लियर हो गया मामला। चलो आगे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ये हमारी सेकेंड लॉन्ग न्यूज़ है। इसके अंदर क्या बात की जा रही है, इंडिया गेट्स साइट्स रूल ईस्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ शीशम शीशम आइटम। शीशम के आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को ढेर सारे जो रूल्स थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भारत के ऊपर लगा करते थे, उनके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो रिलैक्सेशन मिल चुका है। अब भारत
यहाँ पे शीशम आइटम्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो क्या है मामला, डिस्कस करेंगे इसको। आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। तो न्यूज़ क्या है पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखो इंडिया को ढेर सारे रूल्स जो इंडिया के पास में हुआ करते थे कि देखो आपको क्या करना है, जो शीशम होता है, शीशम का जो पेड़ होता है, शीशम की लकड़ी से बहुत सारा जो सामान है वो बनाया जाता है। जैसे बहुत सारा जो फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल है, और भी इंपॉर्टेंट फर्नीचर बनाया जाता है शीशम की लकड़ी से। तो शीशम की लकड़ी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन शीशम की लकड़ी से बनाए हुए सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर कहाँ पर मेंशन करे गए हैं, साइट्स के अंदर में मेंशन करे गए हैं, CITES के अंदर में। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, है ना। तो इसका काम यहाँ पर क्या है कि देखो जो भी जानवर होते हैं या फिर हमारे एनवायरमेंट के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, इसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जो इंटरनेशनल व्यापार होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी रोक टोक लगाने का काम करता है। तो साइट्स का बेसिकली ये काम है। तो साइट्स के अंदर ही इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर शीशम ट्री के जो बने हुए आइटम्स हैं ना, उसको एक्सपोर्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर दिए गए हैं। आप इतने आराम से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इन आइटम्स को। इसको लेकर भारत के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब यहाँ पर उन सारे जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको रिलैक्स कर दिया गया है। अब मतलब भारत यहाँ पर इन शीशम से बने हुए जो आइटम्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर पाएगा, ये बात है यहाँ पर। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, मतलब कहाँ पर कोई मीटिंग वगैरह चल रही है क्या? हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग चली है 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। कहाँ पे चली है? पनामा के अंदर। ये 19वीं मीटिंग थी। इसी मीटिंग के अंदर ये डिस्कशन किया गया। तो इस आर्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो साइट्स के बारे में पढ़ लेना है, साइट्स क्या है, इसका पर्पस, बैकग्राउंड, क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद में जो न्यूज़ की समरी है वो डिस्कस कर लेनी है कि आखिरकार ये न्यूज़ और डिटेल में क्या बोलती है। तो पहले हम साइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो साइट्स के बारे में बात करेंगे तो मैंने सिंपल से आपको इस बॉडी की फुल फॉर्म जो है वो बता दी है। इसका ये बेसिकली एक ग्लोबल अग्रीमेंट है। अलग अलग देशों की सरकार ने मिलकर यहाँ पर अग्रीमेंट किया है। इसका काम क्या है? इसका काम यहाँ पर यह है कि जो बहुत सारी प्रजातियाँ होती है जानवर और बहुत सारे पेड़ पौधों की अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, अब उनका जो इंटरनेशनल व्यापार है ना, उसको रोकने में मदद करता है। ये तो कोई ऐसी प्रजातियाँ जो कि ऑलरेडी बहुत खतरे में हैं, और अगर यहाँ पर इनका व्यापार होता रहा, इनको मारते रहे, तो क्या होगा, वो प्रजाति और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। तो उन प्रजातियों को यहाँ पर उनको एक सुरक्षा देने का काम करता है ये साइट्स। 20th सेंचुरी के आसपास की बात है, हमारी सरकार ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि देखा कि बहुत सारा व्यापार हो रहा है वाइल्ड एनिमल्स को लेकर। अलग अलग सरकार, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट ने देखा कि जंगली जानवर को लेकर बहुत व्यापार हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर बहुत व्यापार हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उन प्रजातियों के ऊपर पड़ रहा है। वो प्रजातियाँ लगातार खत्म होती जा रही हैं। तो इनके व्यापार को रोकना होगा, इनके व्यापार के ऊपर कंट्रोल लगाना होगा। तो उसी कंट्रोल को लगाने के लिए क्या होता है, अलग अलग सरकारें आपस में मिलकर आकर ये जो साइट्स अग्रीमेंट है वो करती हैं। साइट्स वाली अग्रीमेंट को बनाया जाता है। तो 1973 में लगभग 21 देशों ने मिलकर यहाँ पर आकर इस साइट्स अग्रीमेंट को साइन कर लिया था। तो इसके अंदर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बेसिस पर किसी भी जानवर या प्लांट्स एनिमल्स का व्यापार किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ अब इस अग्रीमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो ये साइट्स है ना, ये अपने आप में यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे काम करता है, आपने ये बात समझ ली है। आज के समय पर इसके अंदर 184 मेंबर जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। 184 मेंबर इसकी पार्टीज़ हैं, और व्यापार को रेगुलेट किया गया है। लगभग 38,000 से ज़्यादा अलग अलग जानवर और पेड़ पौधों की प्रजातियां इसके अंदर कवर करी गई हैं, जिनके व्यापार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। आप इनका व्यापार नहीं कर सकते इतनी आसानी से, ठीक है ना। अब जो ये साइट्स वाले देश हैं ये आपस में मिलते हैं हर 2 साल में, 3 साल में। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग होती है इस मीटिंग में मिलते हैं। जैसा अभी ये 19वीं मीटिंग चली ना, कि मतलब ये साइट्स की जो मीटिंग चली थी, साइट्स वाली बेसिकली, ये वो वाली मीटिंग नहीं है एनवायरमेंट वाली, साइट्स वाली जो मीटिंग चली थी पनामा के अंदर, उसके अंदर ये मिले थे। 2-3 साल में मीटिंग होती है, यहाँ पे सब मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो साइट्स वाली कैटेगरी है इसके अंदर 3 लिस्ट को बनाया गया है। एक अपेंडिक्स 1 है, एक अपेंडिक्स 2 है, और उसके बाद में तीसरी लिस्ट है अपेंडिक्स 3। इनका काम क्या है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे जो भी प्रजातियाँ होती हैं अलग अलग जानवरों की, है ना, अलग अलग जानवरों की जो भी प्रजातियाँ हैं, तो अपेंडिक्स 1 का काम क्या है। देखो अपेंडिक्स 1 जो लिस्ट तैयार करी गई है साइट्स के अंदर में, वो कैटेगरी है जहाँ पर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरे में प्लांट्स हैं या फिर कोई जानवर है, जैसे टाइगर, गोरिल्ला, ये जो चीज़ें हो गई, इनको यहाँ पर डाला गया है अपेंडिक्स 1 के अंदर। मतलब आप इनका व्यापार तो कतई भी नहीं कर सकते। इनका जो कमर्शियल ट्रेड है ना, वो कम्प्लीटली बैन किया गया है ना। कुछ रेयर केसेस में व्यापार हो सकता है साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, लेकिन वैसे उसके अलावा व्यापार नहीं कर सकते। अगर कोई भी जानवर या
कोई भी प्लांट्स की प्रजाति को इस अपेंडिक्स 1 में रखा गया है तो। बाकी अपेंडिक्स 2 की अगर हम लोग बात करें तो अपेंडिक्स 2 के अंदर आपको बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कोरल्स हो गए। कोरल्स के बारे में सुबह मैंने द हिंदू के वीडियो में आपको पढ़ाया ही था, है ना। जो कोरल्स हो गए, जैसे कि आज के समय पर कोरल इतने खतरे में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस प्रकार से इनको खतरा पहुँच रहा है, ये आने वाले समय पर ख़त्म हो सकती हैं। तो इनका जो व्यापार है ना वो अलाउ तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उस व्यापार के ऊपर। आप इतनी आसानी से व्यापार नहीं कर सकते हो इनका, है ना। कुछ स्ट्रिक्ट कड़े रूल्स हैं, कड़े कानून यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनके व्यापार को लेकर, ठीक है ना। तो व्यापार कर सकते हो लेकिन कुछ कड़े कानूनों के साथ में, ये बात बोली गई, ठीक है ना। ऐसी आपको अपेंडिक्स 3 देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियाँ आती हैं जिनका ट्रेड, जिनका व्यापार जो है ना वो रेगुलेट किया गया है किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, मतलब किसी इस देश के अंदर जो व्यापार है उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की बात करता है कि हाँ इस देश में जो व्यापार होगा वो आप यहाँ पर इस प्रकार से, इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप इस देश में व्यापार नहीं कर सकते, या इस देश में व्यापार करोगे इस जानवर, इस प्लांट का, तो ये फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक कंट्री को लेकर यहाँ पर ये अपेंडिक्स 3 वाली लिस्ट काम करती है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ जिनका व्यापार रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है किसी केवल एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, उसको हम अपेंडिक्स 3 में रखते हैं, ठीक है ना। तो जो साइट्स है ना ये क्या करता है, जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, मान लो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी का कोई ऑफिसर है, नेशनल पार्क का, कस्टम का, पुलिस एजेंसी का कोई भी यहाँ पर ऑफिसर है, इन सब ऑफिसर को साथ में लाने का ये काम करता है, ताकि जो भी यहाँ पर जैसे वाइल्ड लाइफ क्राइम हो रहा है, एलिफेंट्स को मार दिया जा रहा है, राइनोस को मार दिया जा रहा है, इनका व्यापार हो रहा है, इलीगल ट्रेड हो रहा है, उनको रोकने का काम किया जा सके, इसलिए यहाँ पर ये सारे ऑफिसर्स आपस में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये साइट्स के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं न्यूज़ समरी के बारे में। देखो जो ये 19वीं मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, ध्यान से सुनना, जो 19वीं मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की ना, ये कहाँ पे हुई है, पनामा के अंदर। 14 नवंबर से 25 नवंबर तक ये पूरी की पूरी मीटिंग चली थी। इस मीटिंग के अंदर भारत को यहाँ पर कुछ छूट मिली है टिम्बर बेस्ड रूल्स को लेकर, यानी जो शीशम की लकड़ी होती है जिसको हम लोग नॉर्थ इंडियन रोजवुड के नाम से भी जानते हैं, इसको लेकर कुछ कानून मेंशन करे गए हैं इस साइट्स के अंदर, लेकिन भारत को यहाँ पर इसके ऊपर छूट मिल गई है। अब वो छूट क्या है इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले शीशम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आपसे सवाल बन सकता है, सबसे पहली बात शीशम का साइंटिफिक नेम, तो शीशम का साइंटिफिक नेम है दालबर्गिया सिसो, इसका ये साइंटिफिक नेम है। तो इस वाले पर्टिकुलर शीशम को अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में है। अपेंडिक्स 2 में मैंने आपको बताया था क्या है कि आप व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे, कुछ यहाँ पर स्ट्रिक्ट कानून फॉलो करने होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें शीशम की इस लकड़ी की, तो मान लो आपने इस लकड़ी से कोई सामान बनाया, कोई यहाँ पर डाइनिंग टेबल बना दिया, कोई कुर्सी बना दिया, कोई अलमीरा बना दिया, कुछ भी बना दिया, तो यहाँ पे अगर उस सामान का जो वेट है वो 10 किलो से ऊपर है तो इसके लिए आपको साइट्स की परमिशन चाहिए होगी, यानी इस बॉडी की परमिशन चाहिए होगी। ये बॉडी आपको परमिशन देगी तभी आप यहाँ पर इसका व्यापार कर पाओगे। अगर 10 किलोग्राम से कम है तो आप आराम से व्यापार कर सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिकली इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, लकड़ी का सामान थोड़ा भारी हो जाता है, 10 किलोग्राम से ऊपर सामान पहुँच जाता है, तो इसका एक्सपोर्ट कोई कर नहीं पा रहा था। लकड़ी से जो भी सामान बनाया गया है ना उसको एक्सपोर्ट कोई नहीं कर पा रहा था। फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था। पिछले कुछ समय पर ये एक्सपोर्ट पूरी तरह से फॉल हो चुका है, डाउन हो चुका है। इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। बट अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करे गए हैं, कुछ बदलाव यहाँ पर करे गए हैं। जो इंडिया का इनिशिएटिव था, इंडिया ने यहाँ पर एक प्रपोजल रखा कि देखो जो भैया शीशम है ना, ये जो इसके बने हुए आइटम्स हैं जैसे फर्नीचर हो गया या बाकी सारी चीज़ें हो गई, इसको लेकर हमें थोड़ी छूट चाहिए। अब वो छूट यहाँ पर क्या हुई, बिल्कुल साइट्स ने यहाँ पर अग्री भी किया। इन्होंने यहाँ पर बोला कि ठीक है, जो भी कंसाइनमेंट है, यानी कि आप यहाँ पर मान लो कोई सिंगल आइटम साइट्स का बेच रहे हो, है ना, कोई भी यहाँ पर बाहर भेज रहे हो, अगर उसका जो वेट है, एक इंडिविजुअल आइटम का बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी यहाँ पर एक सामान ये है, एक कुर्सी है या फिर यहाँ पर कुछ और डाइनिंग टेबल है, कुछ भी सामान है जो कि इस लकड़ी से बना हुआ है, तो हर एक जो इंडिविजुअल आइटम है ना, अगर उसका वेट 10 किलोग्राम से कम है तो आप बिना साइट्स की परमिशन के आराम से एक्सपोर्ट कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर बोल दिया गया था, ठीक है ना। आप आराम से यहाँ पे कर पाओगे एक्सपोर्ट, डोंट वरी। और यहाँ पर आपको साइट्स की परमिशन की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर इनसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंगल कंसाइनमेंट में ये सामान एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएगा। और ये अग्री कर लिया गया है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि मान लो आपने एक टेबल बना दिया या फिर एक आपने यहाँ पर डाइनिंग टेबल बना दिया, तो डाइनिंग टेबल में क्या होगा, केवल लकड़ी का इस्तेमाल होगा नहीं, कुछ चीज़ों का और मेटल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो बोला गया इसमें मेटल का वेट काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेटल का वेट काउंट करेंगे तो और भारी हो जाएगा। तो मेटल का वेट नहीं किया जाएगा काउंट, यहाँ पर उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, केवल और केवल लकड़ी का वेट काउंट किया जाएगा। उसके वेट के बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इंडियन आर्टिजन्स हैं इनको छूट मिल चुकी है। हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री को यहाँ पर
पर छूट मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग ढेर सारा जो सामान है उसको बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन छोटे मोटे कानून को फॉलो कर कर आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो एक छोटा सा आर्टिकल था। बाकी एक और छोटा सा हमारी लॉन्ग न्यूज़ है जो कि यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए। वो क्या है, सेंटर अनवील नॉर्म्स टू कर्ब फेक न्यूज़। देखो यहाँ पर जो फेक न्यूज़, सॉरी न्यूज़ कह रहा हूँ, फेक रिव्यूज़ जो होता है ना, इसको रोकने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे जारी किया है। अब फेक रिव्यूज़ क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब भी आप लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं इनका आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ से ढेर सारे अलग अलग सामान को परचेज़ करते हो, लेकिन सामान परचेज़ करने से पहले एक बार रिव्यूज़ वहाँ पे देखते हो कि आखिरकार क्या क्या रिव्यूज़ यहाँ पर हैं, है ना, देखते हो नहीं देखते हो। तो जब रिव्यूज़ देखते हो जिसमें 5 स्टार है, आप कहते हो यार ये तो सामान बहुत अच्छा है, लोगों ने रिव्यूज़ लिख रहा है, अरे बेस्ट प्रोडक्ट है यार, मैं इतने महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आप आराम से खरीदो। इस प्रकार के रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। उन रिव्यूज़ के बेसिस पर आप उस सामान को परचेज़ करते हो, जिसमें यहाँ पर जिसके बेस्ट रिव्यूज़ होंगे उसको आप थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हो, हाँ यार ये सामान अच्छा है, इसको हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं उसमें से बहुत सारे फेक रिव्यूज़ भी होते हैं, गलत तरीके से रिव्यूज़ होते हैं। कुछ रिव्यूज़ खरीदे जाते हैं इलीगल तरीके से, जिससे लोगों को, कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोग यहाँ पर फेक रिव्यूज़ को देखकर सामान परचेज़ कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने अब रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दिया है कि जितने भी फेक रिव्यूज़ होंगे उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा, उनको बेसिकली पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया जाएगा। तो न्यूज़ क्या है आओ इसको समझते हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर अनवील किया है, और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन सबको तैयार किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू, जिसको हम लोग BIS बोलते हैं, ये वर्ड ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फ्रॉड तरीके से आपके साथ में गेम खेला जा रहा है, फेक रिव्यूज़ आपको दिए जा रहे हैं, आप उन फेक रिव्यूज़ के बेसिस पर अगर सामान परचेज़ कर रहे हो तो वो चीज़ें अब यहाँ पर ठीक हो जाएंगी, आपके साथ में धोखाधड़ी नहीं होने देगी ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और हमारी सरकार, ये बात आप कह सकते हो। तो इस आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, न्यूज़ क्या है वो समझना है, और एक बॉडी न्यूज़ में है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपको पढ़ना है। तो पहले तो हम समझते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या है। देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बेसिकली यहाँ पर एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के अंडर में आ रही है। ठीक है ना, तो इन मिनिस्ट्रीज़ के अंडर में आ रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस बॉडी को यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाया गया था एज अ सोसाइटी, धीरे धीरे यहाँ पर इसको स्टैचुरी बॉडी बनाया गया, इसको एक एक्ट के अंदर लेकर आए, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 वाला एक्ट है, इसके अंदर में इस बॉडी को लेकर आया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना। इसके अंदर 25 मेंबर्स होते हैं, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से वो सारे मेंबर्स आते हैं, और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये बॉडी काम करती रहती है। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की कुछ अपने आप में एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या काम करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स को बताना, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ को लेकर काम करना, कोई प्रोडक्ट है उसका सर्टिफिकेशन देना, प्रोडक्ट फेक है या रियल है उसके सर्टिफिकेशन का काम करता है, हॉल मार्किंग का काम करता है, यानी कि जो सोना होता है, गोल्ड जो होता है, आप परचेज़ करते हो उस पर हॉल मार्क का साइन देखते हो, तो वो BIS का वहाँ पर एक साइन देखने को मिलता है। मैं एक पिक्चर लेकर आया था, ये आप देखो, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो देखने को मिलता है। ये बेसिकली यहाँ पर इस प्रकार से हॉल मार्क की एक पहचान की जाती है सोने के ऊपर। उसके बाद लेबोरेटरी सर्विस, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर ये बॉडी देती है, ये बात आपको क्लियर हो गया। ये जो BIS है ना, इसका काम क्या है कि देखो हम अपनी इंडस्ट्री को हेल्प कर सकें ताकि हमारी इंडस्ट्री अपने गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। ऐसा ना हो फेक रिव्यूज़ कमाकर और फेक रिव्यूज़ के तरह लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर कर अपना सामान बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने गुड्स की, सर्विसेज की जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करो, उसके बेसिस पर आप रियल रिव्यूज़ को कमाओ, ये बेसिकली यहाँ पर पर्पज़ है। तो हुआ क्या, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो ऑनलाइन रिव्यूज़ है ना, ये लगातार यहाँ पे लगातार बहुत सारे कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, कंज्यूमर्स को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंज्यूमर्स ढेर सारी मतलब अच्छे रिव्यूज़ देख के उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग को लेकर कोई चीज़ हो, है ना, या रेस्टोरेंट को लेकर हो कि हाँ भाई यहाँ का खाना बहुत अच्छा है ना, या फिर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, कोई सामान हो, इसको लेकर खासकर इन चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ देखे जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फेक रिव्यूज़ भी यहीं पर आ रहे हैं। तो बताया गया कि इंडिया पहला ऐसा देश होने वाला है जो कि इस प्रकार से कुछ कानून लेकर आएगा जो कि फेक रिव्यूज़ को ख़त्म करेगा। ठीक है ना, अभी जो फेक रिव्यूज़ को ख़त्म करने की पावर है उसको यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाएगा। देखो एक व्यक्ति होंगे जो कि यहाँ पर इस प्रकार से सारे रिव्यू को हैंडल करेंगे, है ना, और उस व्यक्ति को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ में ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें एक ऑप्शन भी दिया गया है फॉर द रिव्यूअर्स टू विड्रॉ देयर रिव्यू, यानी कि कुछ ऐसे रिव्यूअर्स जिन्होंने अगर कोई फेक रिव्यू, कोई गलत रिव्यू दे दिया है ना, उसको विड्रॉ कर सके। ऐसा ऑप्शन भी है कि आप अपने रिव्यू को हटा भी सको।
ये भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, मतलब कोई तीसरी ही कंपनी हो गई जो कि यहाँ पर ढेर सारे फेक रिव्यूज़ को बनाकर दे देती है। तो अगर कोई कंपनी यहाँ पर उन थर्ड पार्टी से, कुछ तीसरी कंपनी से रिव्यू को परचेज़ करती है तो वो भी यहाँ पर रोका जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये सारे कानून थर्ड पार्टी के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। देखो बहुत सारी वेबसाइटें अलग अलग देशों में, टर्की में है, मोल्दोवा में है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर फेक रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फेक रिव्यूज़ के लिए कंपनीज पैसा पे कर रही हैं, पे कर 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 फेक रिव्यूज़ ले रही हैं। तो इससे कंज्यूमर्स के साथ में बहुत धोखाधड़ी हो रही है, कंज्यूमर्स को मिसलीड किया जा रहा है। तो यही यहाँ पर फोकस में रखा जाएगा, जितने भी रिव्यूज़ होंगे वो बिल्कुल एक जेन्युइन रिव्यू होंगे और जितनी भी कंपनियाँ होंगी ना उन सबको अपना रिव्यू डिस्क्लोज़ करना होगा कि किन ने कितना कितना खरीद कर रिव्यूज़ परचेज़ किया है, मतलब कितने कितने रिव्यूज़ इन्होंने खरीदे हैं बाकायदा लोगों से। तो उन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना होगा और इन फेक रिव्यूज़ वाले सिस्टम को पूरी तरह से रोकना होगा। ये बेसिकली यहाँ पर एक टारगेट रहने वाला है, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पर कोई कंपनी अगर इस BIS के इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर उस कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, है ना, कानूनी तौर पर यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये बात यहाँ पर बताई गई। आई होप आपको ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आज के सेशन में ये कुछ आर्टिकल्स से आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा और आपने देखा होगा काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं अगर इस प्रकार से वीडियो हमारी चलती रहेगी। तो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, काम खत्म करंट अफेयर का। अब मैंने आपसे बोला कि जो आप इस पूरे वीडियो के रिगार्डिंग MCQs अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कहाँ से सॉल्व करोगे। कल मॉर्निंग में द हिंदू के वीडियो में इस वीडियो से संबंधित सारे MCQs मैं आपको देने वाला हूँ। उन MCQs को आप लगाना, बहुत मदद आपको मिलेगी, आप प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे, है ना। एक प्रीलिम्स क्रैकर की तरह वो वीडियो चलने वाला है। तो मॉर्निंग वाले वीडियो में आज शाम का ये वीडियो देखो, है ना। अब ऐसा है हाथों हाथ लगा दोगे तो चीज़ें याद ही रहेंगी, डोंट वरी, है ना, मुझे पता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अच्छे से आपने वीडियो पढ़ लिया है, सोते समय इस PPT को पढ़ लेना, फिर उसके बाद में कल मॉर्निंग में इसके MCQs को लगाना उस द हिंदू वाले वीडियो में, तब यहाँ पर आपको चीज़ें याद रह पाएंगी क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा कुछ देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप चीज़ों को याद रख पाओगे। बाकी मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।